दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर नजर। मोहाली में यूट्यूबर जसबीर सिंह जासूसी के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, रात भर में 779 ड्रोन लॉन्च किए गए, मिसाइलें भी दागी। लॉस एंजलिस में हंगामा और अराजकता जारी, नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद नहीं थम रही हिंसा। और अब खबरें विस्तार से। मोहाली में यूट्यूबर जसबीर सिंह जासूसी के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। यूट्यूबर जसबीर सिंह, जिन्हें 4 जून को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उनको माहौली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जसबीर सिंह को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने के बाद न्यायिक रिमांड की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उनके वकील मोहित ने जानकारी दी, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने न्यायिक रिमांड मांगी थी, कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब हमारा जमानत का अधिकार शुरू हो चुका है और हम इस पर चर्चा के बाद जमानत याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि जसबीर सिंह पर गंभीर सुरक्षा और उल्लंघनों और संवेदनशील सूचनाओं के कथित तौर पर लीक करने का आरोप है। मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी की है, जो वहाँ के पाकिस्तान ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पुलिस। आज जसबीर जी को पेश किया, आप उनके वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, जसबीर को पेश किया है जी आज कोर्ट में पुलिस ने जुडिशल रिमांड के लिए बोला था, जुडिशल रिमांड में भेज दिया 14 दिन के लिए उनको, और 23/6 तक वो जुडिशल रिमांड में ही रहेंगे। और उसके बाद आज की डेट के बाद हमको बेल का राइट भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो बेल कब लगाने वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, फिर बेल का राइट अपना लेंगे जो भी होगा। सर, पूछताछ में पुलिस को कुछ खास कामयाबी मिली हो जो उनका मकसद था? जो सर पूछताछ की बात है, अगर वो पुलिस रिमांड सीख करते तो पुलिस को कोर्ट में बताना पड़ता, हमको बताना पड़ता कि ये अगला क्या चाहते हैं। लेकिन जो आज की डेट में जो सिंपल एप्लीकेशन थी उसमें सिर्फ ये लिखा था कि आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है और हम फिलहाल इसको जुडिशल रिमांड में भेज रहे हैं। सर, क्या नाम है? और अब अगली खबर। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला और रात भर में 779 ड्रोन लॉन्च किए गए और मिसाइलें भी दागी गई। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने दावा किया कि जब से युद्ध शुरू हुआ है वो रूस का सबसे बड़ा हमला है। बताया जा रहा है कि रात भर रूस ने भारी बमबारी की। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर 779 ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेनी वायुसेना ने सोमवार को बताया कि ड्रोन के अलावा यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की 20 मिसाइलें दागी गई। बमबारी में खासतौर पर यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। बताया गया है कि यूक्रेन वायु रक्षा प्रणाली ने 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को मार गिराया। वायुसेना के एक बयान में दावा किया गया कि केवल 10 ड्रोन या मिसाइलों ने ही अपने लक्ष्य को हिट किया। हालांकि इस दावे की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। रूस का दावा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। हमले आमतौर पर देर शाम शुरू होते हैं और सुबह खत्म होते हैं, क्योंकि अंधेरे में ड्रोन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। रूस के 3 साल से अधिक समय तक चले युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिक इलाकों में शाहेद ड्रोन से लगातार हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन हमलों में 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। और अब अगली खबर। लॉस एंजलिस में हंगामा और अराजकता जारी है, नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद नहीं थम रही हिंसा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासन के मुद्दे पर जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर अराजकता का माहौल है और जगह जगह कारें जलती दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया था, लेकिन नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद हालात काबू में नहीं आ पा रहे। प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वाहनों को फूंक दिया और कई सड़कों को बाधित कर दिया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। लॉस एंजलिस में हिस्सा शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं और नेशनल गार्ड्स की तैनाती ने हिस्सा को और भड़का दिया है। रविवार दोपहर को लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। इस डिटेंशन सेंटर में कथित अवैध प्रवासियों की हिरासत में रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों पर पथराव भी किया है।
और अब अगली खबर। दंगों के बहाने प्रवासियों पर फिर बरसे ट्रंप, कहा अवैध लोगों को बाहर कर जल्द आजाद होगा लॉस एंजलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासन नीति के खिलाफ कैलिफोर्निया प्रांत में जारी विरोध प्रदर्शन पुलिस की सख्ती के बाद शनिवार को दंगे में तब्दील हो गया। एक हिरासत केंद्र के पास मौजूद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे चलाए और पथराव किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों में आसपास की कई इमारतों व वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही लॉस एंजलिस में व्यवस्था बहाल की जाएगी और उसे आजाद किया जाएगा। ट्रंप ने इस बाबत गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, रक्षा मंत्री पोर्ट हेक्सेट और अटॉर्नी जनरल बॉम बॉन्डी को लॉस एंजलिस को प्रवासियों के आक्रमण से मुक्त कराने और दंगों को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लॉस एंजलिस की स्थिति को लेकर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि एक महान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस पर अवैध विदेशियों और अपराधियों ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया है। अब हिंसक विद्रोही भीड़ हमारे संघीय एजेंटों पर हमला नहीं कर सकती और हमारे निर्वाचन अभियान को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अराजक दंगे हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट और अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करके लॉस एंजलिस को प्रवासी आक्रमण से मुक्त करने और इन प्रवासी दंगों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन पर किया बहुत बड़ा हमला, एक रात में दागे 479 ड्रोन, मचा दी तबाही। रूस ने यूक्रेन पर घातक हमले किए हैं। रूस की ओर से किए गए हमलों में 479 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन के साथ साथ रूस ने यूक्रेन में मिसाइलें भी दागी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने हाल ही के दिनों में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इसी बीच यूक्रेन वायुसेना ने सोमवार को कहा कि रूस ने जंगबंदी के दौरान एक रात में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस की ओर से इस हमले में बमबारी के लिए 779 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार ड्रोन के अलावा यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की 20 मिसाइलें भी दागी गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी बीच यूक्रेनी वायुसेना ने सोमवार को कहा कि रूस ने जंगबंदी के दौरान एक रात में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस की ओर से इस हमले में बमबारी के लिए 479 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार ड्रोन के अलावा यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की 20 मिसाइलें भी दागी गई। रूस के हवाई हमले आमतौर पर देर शाम को शुरू होते हैं और सुबह खत्म होते हैं, क्योंकि अंधेरे में ड्रोन को पहचानना मुश्किल होता है। रूस ने 3 साल से ज्यादा समय से जारी जंग के दौरान लगातार यूक्रेन के नागरिक इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला किया है। और अब अगली खबर। अमेरिका ने 37 अवैध नेपाली नागरिकों को निर्वासित किया। अमेरिकी सरकार ने अमेरिका में अवैध रूप में रह रहे 37 नेपाली नागरिकों को निर्वासित कर दिया है। इमिग्रेशन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार अवैध नेपाली नागरिकों को लेकर एक चार्टर्ड विमान रविवार शाम अमेरिका से यहां पहुंचा। अधिकारी के अनुसार ये एक दिन में अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए नेपालियों की सबसे बड़ी संख्या है। अधिकारी ने बताया कि पाया गया है कि उन्होंने अमेरिकी आव्रजन कानूनों का उल्लंघन किया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन कार्यालय के प्रवक्ता अंजन न्योपाने ने कहा कि रविवार के इमिग्रेशन के साथ जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 177 नेपाली नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। बताया जाता है कि काफी संख्या में नेपाली नागरिक अवैध रूप से अमेरिका गए। कहा यह भी जा रहा है कि एजेंट फर्जीवाड़ा कर नेपाली नागरिकों की जान जोखिम में डालकर उन्हें ले गए। ट्रंप प्रशासन अस्थायी संरक्षण स्थिति के तहत अमेरिका में रह रहे हजारों नेपालियों को निर्वासित करने के लिए भी योजना बना रहा है। अमेरिका के द्वारा नेपाल के लिए अस्थायी सुरक्षित दर्जा समाप्त करने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिका ने नेपाल को अस्थायी सुरक्षित दर्जा 2025 में दिया था, जब यह विनाशकारी भूकंप आया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध अप्रवासियों को लेकर बहुत सख्त है। और अब अगली खबर। सुरक्षित उड़ान के लिए ड्रैगन कैप्सूल में किए बदलाव, शुभांशु वाले मिशन पर स्पेसएक्स के उपाध्यक्ष। खराब मौसम के कारण अंतरिक्ष यान एक्सियोम 4 का प्रक्षेपण टल गया है। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जाएंगे। ड्रैगन कैप्सूल को लेकर स्पेसएक्स के बिल्ड एंड फ्लाइट रिलायबिलिटी के उपाध्यक्ष विलियम ग्रेस्टन मेयर ने कहा कि हमने सुरक्षित उड़ान के लिए कई बदलाव किए हैं। उन्होंने ड्रैगन कैप्सूल मिशन में
सुरक्षा और विश्वसनीयता पर कंपनी के फोकस पर बात की। उन्होंने कहा कि रिजाइन ने उन्हें विश्वसनीय और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कई प्रेरणादायक घटकों का मदद लिया है। ये केवल वही ड्रैगन कैप्सूल नहीं जिसे आप उड़ा रहे हैं, हमने वास्तव में कुछ सुधार किए हैं और वास्तव में सुरक्षित उड़ान जारी रखने के लिए इसे बेहतर बनाया है। गेस्टन मेयर ने कहा कि स्पेसएक्स टीमों के पास लंबे स्प्रिंग ड्रैग मिशन है। इनमें से 2 मानव अंतरिक्ष यान मिशन थे, सभी के एक दूसरे के 38 दिनों के भीतर लॉन्च हुए। जब हम उन पर काम कर रहे थे तो टीमें आगे भी देख रही थी और कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष हासिल करने के लिए ट्रैक पर है, लेकिन 2025 में 170 कक्षीय मिशनों के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी भी हमारे पास कई प्रक्षेपण बाकी है। कई प्रक्षेपण पहले ही पूरे हो चुके हैं। कंपनी को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लगभग 100 और मिशन करने हैं। और अब अगली खबर। सिंगापुर में 1800 साल पुराने श्री शिवन मंदिर में भव्य अभिषेक समारोह और 20,000 श्रद्धालु हुए शामिल। सिंगापुर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में शामिल श्री शिवन मंदिर अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 1800 की शताब्दी से भी पुराने इस मंदिर में 20,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे। राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री व गृह मंत्री के षणमुगम केलोंग ईस्ट मंदिर के नाम से मशहूर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। वो बोले, आज का अभिषेक समारोह महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर में हिंदू समुदाय के दिल में इस मंदिर का विशेष स्थान है। षणमुगम ने समारोह की पट्टिका का अनावरण भी किया। सुबह 7 बजे से ही मंदिर के बाहर विशेष रूप से बनाए गए तंबुओं में पहुंचे श्रद्धालु महाकुंभ अभिषेकम का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। ये मंदिर की छत पर बर्तनों से पवित्र जल डालने की प्रक्रिया है। कुंभम कहे जाने वाले पात्रों में जल भरा जाता है और लगातार 7 दिन तक संस्कृत मंत्रों के जाप के माध्यम से इन्हें ऊर्जा प्रदान की जाती है। द स्ट्रेटस टाइम्स के मुताबिक हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड ने कहा कि मंदिर में 26 जुलाई तक 48 दिन प्रार्थना, अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब अगली खबर। ज्येष्ठ महीने के अंतिम और 5वें मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ श्री हनुमान मंदिर जी पहुंची। हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। इस विशेष अवसर पर भक्तों ने हनुमान जी को सिंदूर, चोला और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। वही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और विशेष रूप से प्रयागराज का श्री बड़े हनुमान जी मंदिर इस दिन भक्तों से खचाखच भर जाता है। ऊपरी तल भेजिए। मंदिर में विकास जाति किसी का प्रवेश नहीं होगा। सभी दर्शनार्थी केवल प्रवेश द्वार से ही हैं। जितने पीएससी के जवान लगे हुए हैं, विकास द्वारा से किसी गाने में भी इस तरफ जो दर्शनार्थी घंटे भर से लाइनों में आ रहे हैं, दर्शन होना चाहिए। निकाल द्वार से नागपुर से किसी का दर्शन नहीं कर सकते और अंदर कैसे जाने देगा चर्चा। भक्तगण दर्शन करते समय मोबाइल पर चेन का विशेष ध्यान दें। जिन तत्वों से सावधान रहें। धक्का मैं बार बार सभी सिपाहियों को बोल रहा हूँ, चौकी इंचार्ज को बता रहा हूँ कि किसी को भी निकालने को और ऊपरी तल से भी किसी को न चढ़ने जाने दें। आप लोग अधिक भीड़ हो रही है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना, फोटो खींचना सख्त मना है। भक्तगण दर्शन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मंदिर के अंदर प्रवेश राष्ट्रीय प्रवेश करें। निकाल के सामने खड़े न रहने दें। बढ़वाते रहिए, हटवाते रहिए। पीछे की तरफ जाएंगे, घर की तरफ पूजा पाठ करेंगे। निकास द्वार को पूर्णतः खाली रखवाइए।
ये यहाँ पर ऐसे ही फोटो रहेगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देकर बातों पर आप लोग अब इससे ही आप लोग अगर ऐसी व्यवस्था कीजिए, कोई भी दर्शनार्थी आता है निकास द्वार से किसी का भी दर्शन न करवाइए। ऐसी व्यवस्था करें आप लोग, यह सुनिश्चित करें निकास द्वार की तरफ से काफी मात्रा में भक्त आ रहे हैं। मंदिर के अंदर जो दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, कृपया आप लोग मोबाइलों में न लगकर जो दर्शन करें, आगे बढ़े। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के सभी दर्शनार्थियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहें। निकास द्वार से किसी का भी दर्शन न होने दें आप लोग, इस बात का विशेष ध्यान दें। जो भी दर्शनार्थी आए केवल करने में लेकर आइए, लेकिन निकास द्वार से किसी का दर्शन न करने दें आप लोग। हम बार बार दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्रॉमिस हुआ भी निकास द्वार से पूर्णतः बंद कर दें। कोई भी दर्शनार्थी हो निकास द्वार से ना ऊपरी तल से जाए न नीचे तल से जाए, सभी को प्रवेश द्वार पर इनको पूर्णतः हटवाइए निकास द्वार के सामने से। जो लोग 1 घंटे से और अब अगली खबर। मार्क कार्नी बोले कनाडा अगले साल तक पूरा करेगा नाटो का रक्षा खर्च लक्ष्य, अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोमवार को कहा कि उनका देश 2026 की शुरुआत तक नाटो के सैन्य खर्च के 2% जीडीपी वाले लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहले ये लक्ष्य दशक के अंत तक हासिल करने की योजना थी। कार्नी ने टोरंटो विश्वविद्यालय में दिए एक भाषण में कहा कि हमारा सैन्य ढांचा और उपकरण पुराने हो चुके हैं, जिससे हमारी तैयारियों में बाधा आ रही है। हमारी 4 में से सिर्फ 1 पनडुब्बी चालू होती है। हमारी नौसेना और जमीनी वाहन भी आधे से कम ही काम कर रहे हैं। पीएम कार्नी ने कनाडा के रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर अधिक निर्भरता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कनाडा रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसे अब बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर अधिक निर्भरता घटाने के लिए हम अपनी रक्षा पूंजी का 3/4 हिस्सा जो अमेरिका को भेजते हैं अब नहीं भेजा जाएगा। कार्नी ने आगे कहा कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का प्रमुख ताकतवर देश रहा, लेकिन अब उसका वर्चस्व कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका अपने बाजारों तक पहुंच और सुरक्षा का शुल्क वसूल रहा है। ऐसे में हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएंगे। और अब अगली खबर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेल्जियम ने भारत का किया समर्थन, एस जयशंकर ने किया स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने में बेल्जियम के समर्थन और एकजुटता का स्वागत किया। सोमवार को बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रोवोट के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ साझेदारी में तेज गति पर जोर दिया और स्वच्छ ऊर्जा, गतिशीलता और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग की संभावना का उल्लेख किया। यूरोप के देशों के सप्ताह भर के दौरे पर गए विदेश मंत्री सोमवार को बेल्जियम पहुंचे। प्रिवोट के साथ उनकी बातचीत मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को गहराना करने और आतंकवाद से निपटने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पिवोट के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत का ब्यौरा साझा किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध होने के साथ साथ बहुत मजबूत आर्थिक साझेदारी भी है। आज दोनों देशों के बीच सहयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, हीरा क्षेत्र और लोगों के बीच मजबूत संबंध तक फैला हुआ है। भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में विविध क्षेत्रों में मजबूत हुई और इस वर्ष फरवरी में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के कॉलेज की पहली भारत यात्रा से इसे और बढ़ावा मिला है। और अब अगली खबर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 72 घंटे की रिमांड पर सोनम है और मेघालय पुलिस के सामने खोलेगी राज।
मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस पटना लेकर पहुंची है। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस को 72 घंटे की रिमांड मिली है। पता चला है कि सोनम रघुवंशी को पटना के रास्ते से शिलोंग ले जाया जा रहा है। फिलहाल सोनम को पुलिस की जिस गाड़ी से मेघालय ले जाया जा रहा है वो पटना पहुंच चुकी है। इससे पहले सोमवार को सोनम रघुवंशी ने खुद अपने परिवार को गीजापुरी के एक ढाबे से फोन किया था और अपनी लोकेशन बताई। इसके बाद हड़क्का मच गया और तुरंत उसे हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद उसकी जांच की गई और फिर देर शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। इसमें 4 और आरोपी भी शामिल है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर रखा है। देर रात पुलिस ने उसे गाजीपुर की गिला जेल में पेश किया और रिमांड की मांग की। कोर्ट ने पुलिस की मांग मंजूर कर ली। कोर्ट में पुलिस ने बताया कि इस केस में सोनम का किरदार बेहद महत्वपूर्ण है, उसे पूछताछ करना भी जरूरी है। वहीं मेघालय पुलिस ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि सोनम ने अपने प्रेमी राज खुशवाहा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया है। और अब अगली खबर, प्लास्टिक मुक्त जंगल की ओर उमरेड वन विभाग का सराहनीय कदम। विश्व पर्यावरण दिवस पर चलाया जन जागरूकता अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उमरेड वन्य जीव विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। माननीय वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती आरती उके के मार्गदर्शन में करंडला पर्यटन गेट पर प्लास्टिक मुक्त जंगल अभियान के तहत प्लास्टिक कचरा निर्मूलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस विशेष अभियान में पर्यटन क्षेत्र के आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर परिसर की सफाई की गई। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाना था बल्कि स्थानीय नागरिकों को प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी था। कार्यक्रम में डेक्कन ड्रिफ्ट्स वाइल्ड लाइफ सोसाइटी नागपुर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अभियान की संपूर्ण योजना एवं क्रियान्वयन श्री एसबी खड़दोदे के नेतृत्व में किया गया। उनके अधीनस्थ वन रक्षक अंकिता दुर्बुड़े, सुरेखा वैद्य और अन्य वन कर्मियों ने भी पूरे उत्साह से सहभागिता निभाई। इस अवसर पर डेक्कन ड्रिफ्ट्स वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के प्रमुख सदस्य श्री पीयूष आकरे, कृतिल आकरे, देवेंद्र समर्थ, अनिरुद्ध पिंपड़ खेड़े और अमित हिंगणकर की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। और अब अगली खबर, रेलवे हादसे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ का सरकार पर तीखा हमला। पायाभूत ढांचे की अनदेखी ने ली निर्दोष लोगों की जान। हाल ही में हुए रेल हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार की पायाभूत सुविधाओं के प्रति घोर लापरवाही ही इस दुर्घटना की मुख्य वजह है। सपकाळ ने कहा, रेलवे के निजीकरण में सरकार व्यस्त है लेकिन जनता की सुरक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दे जा रहा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अपील की कि वे पायाभूत संरचना को सुदृढ़ करें और रेलवे को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान केवल रेलवे की संपत्ति बेचने और ठेकेदारों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने में लगा है, जिससे भारी कमीशन वसूला जा रहा है। मुंबई, महाड़, खिड़को जैसे क्षेत्रों में ये भ्रष्टाचार चक्रव्यूह की तरह फैल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को रेखांकित किया। मोदी सरकार को सत्ता में आए 11 साल हो गए लेकिन रेलवे की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये कहते हुए सपकाळ ने रेल मंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन आज नैतिकता का पूरी तरह अभाव है। आज रेल मंत्री हादसों की जिम्मेदारी लेने के बजाय निजीकरण की दौड़ में लगे हैं और जनता की आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। ऐसा कहते हुए उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। मोदी सरकारने 11 वर्षाचा त्यांना जो मॅन्डेट मिळाला होता त्या अनुषंगानं त्यांचा लेखाजोखा हा देशापुढे जगापुढे हा मांडला पाहिजे। वास्तविक पाहता बोलायचा बात आणि बोलायचीच कडी ही
भाजपची आणि नरेंद्र मोदी यांची एकंदरीत असणारी शैली आहे. त्यामुळे त्या शैलीचा वापर न करता जे तांत्रिक दृष्टिकोनातून जे मान्यता प्राप्त जे मापदंड आहेत, ज्यांना लोकमान्यता आहे, ज्यांना विज्ञानाची मान्यता आहे आणि जे पॅरामीटर्स हे युनिसेफ सारख्या, वर्ल्ड बँक सारख्या किंवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सारख्या ऑर्गनायझेशन ज्यांना रेफर करतात, अशा सगळ्या डाटाच्या अनुषंगानं त्यांनी आपला लेखाजोखा मांडला पाहिजे. दरवेळेस नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे बगलबच्चे स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यामध्येच कुठेतरी समाधान मानत असतात. मात्र त्यांनी तसं करू नये. हॅपीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स यासारखे अनेक इंडेक्स आहेत. शाळेतून गळती झालेल्या मुलांचं प्रमाण, ग्रॅज्युएट होत चाललेल्या तरुणांचं प्रमाण, रोजगाराची उपलब्धता या सर्व अनुषंगानं त्यांनी आपला लेखाजोखा मांडला पाहिजे. श्रीमंत हा अधिक श्रीमंत होत चाललाय आणि गरीब हा अधिक गरीब होत चाललाय, या संदर्भात देखील त्यांनी भाष्य केलं पाहिजे. आपण जर मागे वळून बघितलं तर 14 वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदी काय काय सांगून सत्तेवर आले, तर दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या या उपलब्ध करून देऊ अशा पद्धतीने त्यांनी अभिवचन दिलं होतं. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, सर्व पिकांना MSP लागू करू, स्वामीनाथन आयोग हा 100% लागू करू, लागत मूल्यापेक्षा 1.5 पटीने हमी भाव राहील, याही घोषणा त्यांनी केल्या होत्या. आणि या सोबतीला 100 स्मार्ट सिटीज निर्माण करण्याचंही त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. आता भिंग घेऊन जरी फिरलं तरी यातली एकही मागणी ही पूर्ण झालेली हे आढळून येत नाही. या पलीकडे जाऊन दर प्रत्येक माणसाच्या खात्यात 15 लाख रुपये थेट येणार हे देखील त्यांचं आश्वासन जनतेला होतं. तर यासोबतच त्यांच्या भाजपसोबत एक पॅरलल विंग मोदींची जी काम करत होती, त्यात रामदेव बाबा सारखी माणसं होती, त्यात अण्णा हजारेंसारखी माणसं होती. त्याचाही लेखाजोखा या ठिकाणी सांगितला पाहिजे की रामदेव बाबा सांगत होते की पेट्रोल जे आहे ते 35 रुपये होईल, डिझेल जे 25 रुपये होईल, त्याचं काय झालं हाही त्यांनी हिशोब दिला पाहिजे. या सोबतच लोकपालाचं काय झालं हेही मुद्दे सगळे सांगितले पाहिजे. त्यामुळे नुसत्या येऊन हवेत वाफा जिरवण्याच्या ऐवजी त्यांनी आपला लेखाजोखा 11 वर्षाचा सांगितला पाहिजे. नुकतेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका जी नरेंद्र मोदींना फार जवळची वाटत आलेली आहे, यांनी त्यांचा अहवाल 8 दिवसापूर्वी जो जाहीर केला त्यामध्ये हेट स्पीच देण्यामध्ये ज्यांचा हात खंडा आहे असा मोदींच्या संदर्भातला उल्लेख आहे. भारताचं प्रशासन हे इरॅशनल पद्धतीने चालत आहे असा त्यातला जो आशय आहे. हे सर्व जेव्हा मुद्दे येतात तर थेट पुलवामा त्याच्या पहिल्या दिवशीपासून त्यांनी पाकिस्तानचे जे पंतप्रधान आहेत त्यांच्या शपथविधीला आले तेव्हापासून तर ऑपरेशन सिंधूर नंतर ज्या काही गोष्टी प्रश्न निर्माण झाले तिथपर्यंतचा सगळा लेखाजोखा त्यांनी मांडला पाहिजे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चाललाय, त्यांचे जे उद्योगपती मित्र आहेत 2 अडाणी अंबानी यांच्या मोदींच्या कार्यकाळात त्यांची संपत्ती कितीने वाढली तेही सांगितलं पाहिजे. शेतकऱ्याचं उत्पन्न किती कमी झालं तेही सांगितलं पाहिजे. नुसते दारिद्र्य रेषेचे सूत्र बदलून होणार नाही. तर भारतरत्न नोबेल पारितोषिक विजेते डॉक्टर अमर्त्य सेन यांनी ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स जो विश्वाला दिला, अशा भारताच्या सुपुत्राच्या सूत्रामध्ये बसून त्यांनी आपला लेखाजोखा मांडला पाहिजे. शेवटी या 11 वर्षात हा भारताला पुढे घेऊन जाणारा नव्हे तर मागे घेऊन जाणारा राहिलेला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीची तुलना मनमोहन सिंग साहेबांच्या कारकिर्दीशी जर केली तर स्पष्ट होऊन जातं की मनमोहन सिंग साहेबांच्या काळात एक विकासाची घोडदौड ही सुरू होती. त्यांनी घेतलेले निर्णय, त्यांची पारदर्शकता, भ्रष्टाचार थांबवण्याचा असलेला प्रयत्न, या उलट नरेंद्र मोदी यांनी काम केलंय. त्यामुळे जे आपल्या देशाचे जे चक्र आहेत हे उलट्या दिशेने फिरत आहेत. हे 11 वर्षाचा लेखाजोखा जो आहे हा जनतेच्या समोर मांडण्याचं काम आम्ही देखील करणार आहोत. कोण नापास कोण पास हा सगळा चालत असणारा यांचा हा खेळ आहे. मागचं 100 दिवसानंतर एक प्रगती पुस्तक होतं. आता सबसेल एकतर पहिले हे कॉपी करून पास झालेलं सरकार आहे. यांनी जे परीक्षेचं जे सेंटर होतं हेच मास कॉपीमध्ये करून यांनी स्वतःच्या डिग्र्या आणि स्वतःचं बहुमत आणि स्वतःचं इलेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त केलेलं आहे. आणि आता यामध्ये गँग ऑफ ट्रिपल इंजिन सरकार स्थापन झाले. एकही निर्णय लोकाभिमुख नाही, आश्वासनं दिलेले पूर्ण व्हायला तयार नाही. गृह विभाग जो आहे मुख्यमंत्र्यांकडे याचे वाभाडे दिवसेंदिवस निघत चाललेले आहेत. काल पुण्यामध्ये एक पोलिसाचे देखत खून झालेला आपण बघितला. त्यामुळे फेल नाही तर हे महाराष्ट्राचं वाटोळं करायला निघालेलं हे सरकार आहे. आता कोण पास कोण नापास हे करून बुद्धिभेद करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. अलीकडच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी
त्याला गळती लागल्याचं दिसून येत आहे. चंद्रपूरमध्ये काँग्रेसमधून नेते गेलेले आहेत भाजपात, तर आज चंद्रहार पाटील देखील शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. घाबरवण्याचं काम, भय आणि लालचपोटी बरेचसे लोक हे महायुतीमध्ये जात आहेत. अशा प्रकारचे एक परिस्थिती आहे. त्यामुळे भाजप राहिला भाजपचा विषय, तर भाजप जी आहे हे काँग्रेसचेच नेते एकामागे घेत आहेत. त्यांना तर आम्ही काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते खाणारी चिटकी नाही असं देखील म्हटलं. आता त्यांचं जे स्वरूप आहे भाजपचं, त्यांच्या मंत्रिमंडळात जर मागे वळून पाहिलं तर काँग्रेसचेच नेते जास्ती आहेत. त्यामुळे काँग्रेस मुक्त भारत म्हणणारे भाजपची आता स्थिती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पक्षप्रवेश करून आता काँग्रेस युक्त भाजप अशी एक परिस्थिती त्यांनी या सगळ्या प्रवेशाच्या माध्यमातून निर्माण केली आहे. सांगलीमध्ये राम मंदिरामध्ये मोठा विवाद भडकवण्यात येणार, पडळकर आणि संभाजी भिडे उपस्थित राहणार, तणाव देखील होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. या दोघांना तणाव निर्माण करण्याकरताच नियुक्त केलेला आहे. त्यामुळे हा किडे गुरुजी जो आहे हा याच पद्धतीने ते कार्यरत आहे. पडळकरांचा देखील हात यातच खंडा आहे. आता पडळकरांना नेमून दिलेलं काम हे पवारांना शिवीगाळ करण्याचं होतं. आता ते काम कुठेतरी मागे पडलेलं आहे. म्हणून आता हा नवा अजेंडा देवेंद्र फडणवीस त्यांच्याकडे सोपवलेला दिसतो. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून पुन्हा आज अजितदादा आणि शरद पवार साहेब एकत्र एकाच मंचावर येणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये एकत्र येण्याची काही विशिष्ट व्यासपीठावर एकत्र येण्याची संस्कृती आपल्या महाराष्ट्रातली होती. मात्र अलीकडच्या काळात भाजपचा तो हट्ट आहे आणि जो अहंकार आहे त्या अहंकारातून एकत्रित व्यासपीठावर येत असताना प्रत्येक वेळेस राजकारण केलं जातं हे दुर्दैवी आहे. बच्चू कडू उपोषण सुरू झालं कालपासून. काय काँग्रेसची काय भूमिका आहे, याच्यावर पाठिंबा आहे, त्या मागणीवर पाठिंबा आहे की विरोध आहे? बच्चू कडू त्यांच्या मागणीवर किती दिवस कायम राहतात यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साधारण 2-3 महिन्यात तुमचे जे दोन्ही सहकारी पक्ष उभाटा असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल दोन्ही अस्थिर आहेत. त्यामुळे ही योग्य वेळ आहे का की काँग्रेसला पुनर्वैभव प्राप्त करून तुम्ही स्वबळाची तयारी केली पाहिजे? आम्ही या संदर्भातला आमचा धोरणात्मक निर्णय हा घेतलेला आहे आणि आमच्या स्थानिक पातळीच्या नेतृत्वावर संपूर्णतः विश्वास टाकून त्या ठिकाणी त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे आणि यामध्ये सर्व प्रश्नांची उत्तरं समावली. त्यांनी स्वबळाचा निर्णय घेतला स्थानिक पातळीवर, तुम्ही सोबत आहे? त्यांना सर्व अधिकार या संदर्भात युती करायची नाही करायची या संदर्भातला सर्व अधिकार आम्ही स्थानिक युनिटला आमच्या दिलेला आहे. थँक्यू सर. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत बाब आहे. कोणी कोणत्या पक्षाने काय करावं हा ज्याचा त्याचा निर्णय. आम्ही गत 2 निवडणुका या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढलो. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी येण्याची विशिष्ट राजकीय परिस्थिती होती. तर इंडिया अलायन्स हा लोकशाही विरोधात नरेंद्र मोदी आहे आणि संविधानाला बदलू भाजप पाहत आहे. या 2 मुद्द्यांच्या अनुषंगानं देशभरामध्ये इंडिया अलायन्स निर्माण झालं होतं. आजही लोकशाहीचा असणारा त्यांचा मोदींचा भाजपचा विरोध आणि संविधान बदलण्याच्या करता चाललेला त्यांचा खटाटोप आजही सुरू आहे आणि करिता आम्ही या प्रवृत्तीच्या विरोधात लढणार आहोत. जे या लढाईत आमच्या सोबत असतील त्यांना सोबत घेऊन आगामी काळात काँग्रेस वाटचाल करेल. राष्ट्रवादी एकत्र त्या बाबतीत एक अपडेट येतात की या दोन्ही भावांची विदेशामध्ये भेट झालेली आहे. विदेशामध्ये सोबत येण्याबाबत चर्चा झाली. त्यांची त्या भेटीच्या संदर्भात तेच अधिक चांगल्या पद्धतीने सांगतील. मात्र माझी आग्रहपूर्वक विनंती हीच आहे की खूप समस्या आहेत महाराष्ट्रात. गव्हर्नन्स कुठेतरी खाली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्न मोठ्या स्वरूपामध्ये रुद्ररूप धारण करत आहे. खरीप हंगाम आलेला आहे. शेतकऱ्यांना पेरण्याकरता कुठल्याही प्रकारचा पतपुरवठा झाला नाही. कर्जाची पुनर्बांधणी जी आहे पीक कर्जाची ती पुनर्गठन जे आहे त्या संदर्भात कुठलाही निर्णय नाही. खत बियाणं त्याचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. शेतकऱ्यांना एकरी 20,000 रुपये आणि हेक्टरी 50,000 रुपये दिले गेले पाहिजे ही आजची आणीबाणी आहे, ज्वलंत प्रश्न आहे. या सर्व प्रश्नांच्या माध्यमातून जर उहापोह जर आपल्या महाराष्ट्रात जर झाला तर हा महाराष्ट्र पुढे घेऊन जाण्याच्या अनुषंगाने मदत होईल. त्यामुळे लक्ष डायव्हर्ट करण्याकरता कुठेतरी पुण्याचं प्रकरण, त्याच्या आधी बीडची चर्चा आणि आता कोण एकत्र येणार यावर जो राजकीय दांड हा वळवलेला आहे हा संयुक्तिक नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा सुरू असताना तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची कशी तयारी करताय? एकतर काँग्रेस तयारी करताय की एकत्र लढण्याच्या काही चर्चा सुरू झालेल्या आहे? काही चर्चा झाल्याच नाही आतापर्यंत? या अत्यंत सुस्पष्ट स्वरूपाचे निर्णय या आधीच आम्ही घेतलेले आहेत आणि आमचे मित्र पक्षांना आम्ही ते सविनय त्यांच्यापर्यंत कळवलेले पण आहे.
की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये स्थानिक पातळीवर आमचे नेते, आमचं संघटन त्या ठिकाणी निर्णय घेईल. किरण कुलकर्णी यांच्या नागपूर टेस्टची तुम्ही मागणी केलेली आहे. किरण कुलकर्णी हे एकंदरीत जो मतांची जी चोरी झाली, जो मतांवर दरोडा टाकला गेला, याच्या मुख्य सूत्रधार हे देवेंद्र फडणवीस जरी असले तरी हस्तक स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी प्रशासकीय अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी हे कार्यरत होते. त्यामुळे मतदार संख्या ही 41 लाखांनी कशी वाढली आणि शेवटच्या 5 वाजेनंतर 76 लाख मतदान कसं झालं, या प्रश्नाचं जे गुढ आहे, उलटपक्षी हे ओपन सिक्रेट आहे, मात्र या सगळ्या गुढाच्या अनुषंगानं कार्यरत असणारी व्यक्ती म्हणजे किरण कुलकर्णी हे होते. आणि त्यांची नार्को टेस्ट जर झाली तर हा महाराष्ट्रातला झालेला एकंदरीत जो मतांवर टाकलेला डल्ला आहे आणि ही जी फिक्सिंग आहे, मताची जी चोरी आहे, तिचा पर्दाफाश होईल. निवडणूक आयोगाने चॅलेंज केलंय की लेखी तक्रार करावं म्हणून काँग्रेसने. निवडणूक आयोगाने लेखी तक्रार याच्या वारंवार केलेल्या आहे. निवडणूक आयोग हा कुठेतरी अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार कार्यरत आहे असं स्पष्ट दिवसेंदिवस होत चाललेलं आहे. आपल्या सगळ्यांना ज्ञात असेल की देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याच्या पूर्वी किंवा कोण बनेगा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ह्या जेव्हा ब्रेकिंग सगळ्या चालल्या होत्या, तेव्हा काँग्रेसचं शिष्टमंडळ आपल्या सगळ्या पुराव्यानिशी हे निवडणूक आयोगामध्ये गेलं होतं आणि त्या ठिकाणी 5 वाजेनंतर मतदान कसं वाढलं हा मुद्दा 8% वाढलेल्या मतदानाच्या अनुषंगानं एकूण 75 लाख मतदानाच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी ते गेले होते. त्यावेळेस ही तक्रार केली संसदेमध्ये जेव्हा राहुल गांधींनी भाषण केलं तेव्हा सरकारला विनंती केली की याच्यात राजकारण बाजूला ठेवू, याचं सगळ्या हे जे आक्षेप आहेत की लोकशाही वाचवण्याकरता याच्यावर याची चौकशीचे आदेश द्या. त्यानंतर वारंवार आमचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला भेटलेलं आहे. मात्र निवडणूक आयोग जे आहे अडचणीत आल्यानंतर नियम बदला, सीसीटीव्ही फुटेज मागितलं, नियम बदलले, मतदार यादी फोटो सहित आम्हाला त्या नियम बदलले. त्यामुळे निवडणूक आयोग जो आहे हा निवडणूक आयोगाची भूमिका ही संशयास्पद आहे. यात भरीसभर माध्यमांना देखील या सर्व गोष्टींचा संताप हा आला पाहिजे. अजून तो एवढा का आला नाही हा देखील एक मोठा गूढ प्रश्न आहे. कारण निवडणूक आयोगाने काय सांगितलं की राहुल गांधी माध्यमांकडे का जातात, त्यांनी आमच्याकडे यावं. याचा अर्थ काय की माध्यम काही चोर आहे, माध्यम काही धळता मा करतात. माध्यम शेवटी काय आहे तर माध्यम हे आपल्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे आणि निवडणूक आयोगाला या चौथ्या स्तंभावर जो आक्षेप आहे हाही निषेधार्ह आहे. त्यामुळे त्यांची माध्यमांकडे राहुल गांधी का जातात, आमच्याकडे का येत नाही, या अर्थी माध्यमांवरही त्यांचा संशय आणि माध्यमांचं अस्तित्व त्यांना अमान्य आहे. और अब अगली खबर, नागपुर में लक्ष्मण हाके के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस का जोरदार विरोध चल पड़ा है और उनके पोस्टर जलाए, नारेबाजी कर जताया आक्रोश। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके द्वारा उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर की गई तीखी टिप्पणी के बाद नागपुर में इसका तीव्र विरोध देखने को मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि अजित पवार का गुट के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मण हाके के खिलाफ आक्रोश जताते हुए उनका पोस्टर जलाया और जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जोड़ो मारो आंदोलन के रूप में लक्ष्मण हाके की तस्वीर पर जूते बरसाए और बाद में तस्वीर को आग के हवाले कर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सिर्फ आरोप लगाकर कोई नेता नहीं बन जाता। हाके को यह समझना चाहिए कि अजित पवार को जनता ने सबसे ज्यादा वोटों से चुना है। इस दौरान मौजूद पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि हाके को बयान देने से पहले सोच विचार करना चाहिए था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अजित पवार जैसे वरिष्ठ नेता पर अनर्गल आरोप लगाए गए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने हाके मुर्दाबाद, अजित पवार जिंदाबाद जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यह भी ऐलान किया कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई रवाना हो रहे हैं और वहां लक्ष्मण हाके का काली मुखीकरण करने का संकल्प भी लिया है। बाजूला
पेचिंडे डिझेल टाकला बक्कारा होईन रे ते बक्कारा होईन बाप्पा भडकेंगा वो डिझेल आहे भाऊ तुम्ही मागे या ना जन्नत को पहले उसको जली नहीं रहा उसके ऊपर लगाओ नीचे करो ना थोड़ा और चेहरा नको कापून चेहरा कापून राहिला ना पुरा इथे चेहरा पान ते मोबाइल पूरा चलाओ जिंदाबाद अरे भैया झंडा पीछे करो, झंडा पीछे करो। आगे आगे लक्ष्मण हांडे मुर्दाबाद, लक्ष्मण हाके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लक्ष्मण हाके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लक्ष्मण हाके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लक्ष्मणाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद ओबीसी के दलालों को, ओबीसी के दलालों को, ओबीसी के दलाल को, हमारे सालों को, ओबीसी के दलाल को, सालों को बेटवाटा का। लक्ष्मण हाके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लक्ष्मण हाके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लक्ष्मण हाके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, भड़कता है, भड़कता है। और अब अगली खबर। नागपुर में घरफोड़ विरोधी पथक की बड़ी कार्रवाई, 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 21,05,000 रुपए का माल बरामद। नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही घरफोड़ की घटनाओं के खिलाफ घरफोड़ विरोधी पथक और यूनिट क्रमांक 3 की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 21,51,760 मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। विशेष सहयोग इस सफल ऑपरेशन
में पुलिस उप निरीक्षक झिंगरे साहब और साइबर टीम का विशेष योगदान रहा। नागपुर पुलिस की ये कार्रवाई शहर में अपराधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेगी। और अब अगली खबर। कामठी विधानसभा में फर्जी मतदाताओं की एंट्री का एक गंभीर आरोप सामने आया है, जहां राहुल गांधी के दावों की पुष्टि कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को अब कामठी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी ने भी पुष्ट करते हुए गंभीर खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि कामठी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं की एंट्री हुई, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद उदाहरण देकर कहा था कि कामठी क्षेत्र में 35,000 मतदाताओं की संदेहास्पद बढ़ोतरी हुई। अब यह आरोप प्रत्यक्ष आंकड़ों के साथ दोहराया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या के समान है और चुनाव आयोग की साख पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। पार्टी ने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये प्रकरण सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग की भूमिका और मतदाता सूची में पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगी तो लोकतंत्र का मूलभूत ढांचा ही खतरे में पड़ सकता है। के लिए झूठ नहीं बोलेंगे राहुल गांधी। ये इन्होंने आज भी किया, ये हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया। अभी आगे चल के ये जो चुनाव है अभी नागपुर जिले के जो वोटर लिस्ट है, इसके भरोसे नगर पंचायत, जिला परिषद, इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी पे हो सकता है। तो ये क्या वो तात्काळ न्याय से बिहारच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा हेच करणार आहे का मग भाजप? बिहारची निवडणूक आमच्या निवडणूक आयोगाकडे आमची लढाई निवडणूक आयोगासोबतच आहे। आता हे मनातील राहुल गांधी, आमचे नेते राहुलजी गांधी हे निवडणूक आयोगासोबत लढून राहिलेले आहेत। भारतीय जनता पार्टी सोबत आमची लढाई, ते लढाई निवडणूक आयोग लढत असेल ना, म्हणजे मागणी करून राहिल्या। म्हणून मला स्पष्ट आरोप आहे, निवडणूक आयोगाने जे मागितलं हे राहुलजी गांधी यांना दिलेलं पाहिजे। अनेक लोकांनी आम्ही महाराष्ट्राच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाने मी स्वतः या सर्व तक्रारी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे केल्या। त्याचं सत्य समोर येईल जनतेच्या समोर। कधी 5 वर्षानंतर पुन्हा जेव्हा निवडणूक सरकार। आपने एक बात कही थी कि आधार कार्ड के आधार पर ही कई लोगों के वोटिंग किए गए हैं। ऐसे में एक मुद्दा महाराष्ट्र में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी था। कहीं न कहीं ये उन्हीं के द्वारा वोटिंग कराई गई, आपका ऐसा आरोप है? जो आधार कार्ड है, जो भी आपके पास मुझे जो मालूम, आमचे राष्ट्रीय नेते आणि लोकसभेचे आमचे विरोधी पक्षनेता आदरणीय राहुलजी गांधी यांनी महाराष्ट्राच्या ज्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये निवडणूक आयोगावर आरोप लावले होते की महाराष्ट्रामध्ये ज्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धांदली झाली आहे, मतदार यादीमध्ये घोळ झाला आहे, मतदाराची टक्केवारी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी दिल्या गेलेली आहे आणि म्हणूनच माझा या निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून आरोप आहे की राहुल गांधींनी जेव्हा महाराष्ट्राचं एनालिसिस केलं, त्याचं उदाहरण दिलं, त्यावेळेस कामठी मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बोगस मतदान झालं आणि त्या मतदानाच्या माध्यमातून कामठी विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी आम्हाला काँग्रेसच्या उमेदवाराला हार पत्करावी लागली। राहुलजी गांधी यांनी जे कामठीबद्दल जे बोलले ते सत्य परिस्थिती आपल्या सर्वच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही आपल्या प्रेससमोर दिलेली आहे आणि जे 35,000 व्होटं कामठी मतदारसंघामध्ये कशा प्रकारे त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून टाकल्या गेले त्या ठिकाणी आम्ही सांगितलं आणि फक्त ID प्रूफच्या भरोश्यावर मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन त्या ठिकाणी ऑनलाईन नोंदणी केली
आणि जिल्हाधिकारीची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर तेव्हा 23,000 मतदार त्या ठिकाणी समाविष्ट झालं आणि अंतिम यादी झाल्यानंतर पहिल्यांदा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदाच ऑनलाईनमध्ये 12,000 वोटिंग कामठी मतदारसंघामध्ये निवडणुकीच्या काळखंडामध्ये त्या ठिकाणी समाविष्ट झालं. म्हणून माझा स्पष्ट आरोप आहे की या कामठीसहित संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राहुलजी गांधी यांनी जो आरोप केला तो सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे. ह्या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोगाने जे निवडणूक आयोग जे बोगसगिरीचं उत्तर देते त्यांनी निवडणूक आयोगाने ते बोगसगिरीचं उत्तर देणं बंद करावं आणि सत्य परिस्थिती जनतेसमोर या महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर त्या ठिकाणी आणली पाहिजे. कारण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली, त्या घटनेचा आधार ठेवून ह्या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेला त्या ठिकाणी न्याय दिला पाहिजे. हीच या प्रसंगी माझी मागणी आहे. मतदार वाढले असं तुम्ही म्हणताय मतदारांमध्ये, नेमका तुमचा आरोप काय आहे? कुठून मतदार वाढले, कसे वाढले, काय म्हणतात? बोगस मतदान वाढले. ID प्रूफच्या भरोशावर परप्रांतीय लेबर विटाचे भट्टेवाले असे अनेक मतदार त्या ठिकाणी समाविष्ट करण्यात आले. हा आमचा स्पष्ट आरोप त्या ठिकाणी आहे. आणि निवडणूक आयोगाने आजही जर त्यांना सुदबुद्धी सुचत असेल त्यांनी कामठी मतदारसंघामध्ये आम्हाला माहिती त्या ठिकाणी 35,000 वोटाची माहिती कोणत्या आधारावर त्यांनी मतदारमध्ये समाविष्ट केलं याची माहिती त्या ठिकाणी आम्हाला दिली पाहिजे. और अब अगली खबर, नागपुर में आयोजित पश्चिम विभागीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्पर्धा में 5 राज्यों के 160 खिलाड़ियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय चयन के लिए मंच। दरअसल महाराष्ट्र स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन नागपुर के यजमान पदाखाली नागपुर के आमदार निवास सभागृह सिविल लाइंस में 3 दिवसीय द्वितीय पश्चिम विभागीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया। स्पर्धा में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से कुल 160 खिलाड़ी सहभागी हुए। स्पर्धा का उद्घाटन शनिवार सायंकाल को हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आमदार विकास ठाकरे, महाराष्ट्र फुटबॉल संघट अध्यक्ष कुमार मसराम, राधिका पांडव, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गिरीश पांडव, वरिष्ठ क्रीडा संगठक हेमंत डोनगावकर और आदि शामिल थे। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हेमंत डोनगावकर, सतीश यादव और इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के महासचिव बाबुल विकास पत्रोनवीस का सत्कार किया गया। वेट और जो भी आवाज में फर्स्ट प्लेस दर्शन पटेल, सेकंड जायद सिद्दीकी, थर्ड प्लेस शिवा रेड्डी MP। अभी स्टैंड में जाइए वो ना, अभी स्टैंड में जाइए वो नानोट शेयर दिशामध्ये साहिल from Maharashtra and Komal
from Rajasthan. Fourth number by 68. परिचय देखिए इवेंट के बारे में कब से चालू हुआ, क्या हुआ, क्या क्या था? मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत वरणकर, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन एज वेल एज ट्रेजरर वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन। यहाँ पे सेकंड वेस्टर्न इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इस एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर 2 नेशनल्स इसके पहले ले चुके हैं और यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया लेने का चांस हम लोगों को मिला है। तो 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में हमने महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में MLA हॉस्टल में यहाँ पे इवेंट करवाया और इस इवेंट के लिए पूरे वेस्ट जोन से करीबन 250 से 300 खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। उसमें मेन, वुमेन, डिसेबल, इस तरह में सभी प्रकार के खिलाड़ी इसमें आए और बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे एक आयोजन किया गया। और इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन है, उन्होंने हमें ये संधि दी यहाँ पे ये टूर्नामेंट करने के लिए, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ। और यहाँ पे हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स या जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के, यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी तथा इंडियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बाबुल विकास पैतरनबीस और सोनी जी उपस्थित है और बाकी भी मेंबर आए हुए हैं। इन सभी का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। आपकी संस्था अलग अलग टाइप की इवेंट लेते रहती है, इसके पहले क्या हुआ था? नहीं, इसके पहले तो वो संस्था और ये संस्था दोनों अलग अलग है। वो आर्म रेसलिंग एक अलग स्पोर्ट्स है और महाराष्ट्र आर्म रेसलिंग के एसोसिएशन की सेम डेट को लास्ट ईयर हमने यहीं पे यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप किया था जिसमें 2000 बच्चे आए थे और वो एक मेगा इवेंट था और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल चैंपियनशिप था आर्म रेसलिंग का वो। तो एक बहुत ही बड़ा वो मतलब इवेंट था और हम हमेशा कुछ ना कुछ वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, योगा, ऐसे डिफरेंट स्पोर्ट्स से जुड़े, इसलिए वो करवाते रहते हैं। एक संदेश क्या युवा लड़के के लिए क्या एक संदेश देंगे, ऐसे जो भी नशे में जा रहे हो वो एक मैसेज क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि हर बच्चा कुछ ना कुछ खेले, कोई भी स्पोर्ट्स खेले। हम नहीं चाहते कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में वही खेले, कोई भी स्पोर्ट्स खेले। इससे क्या उसका फिटनेस अच्छा रहेगा और उसको बाकी सारी जो चीज़ें हैं फिजिकली फिट रहेगा, उसका मेंटली फिट रहेगा। इस टाइप से जो चीज़ें हुए वो उसका फिटनेस के बारे में अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये जो बच्चे हैं आज कोई खर्रा खाएंगा, कोई सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, बाहर जाएगा, स्टेरॉइड लेंगे और हम बच्चों को ये भी बोलते हैं कि ये स्पोर्ट्स करते करते वो लोग स्टेरॉइड से दूर रहें। स्टेरॉइड एक बहुत ही हानिकारक चीज़ है और उससे हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को दूर रखें, स्पोर्ट्स कर अच्छे से करें और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से करें। क्या था? मेरा नाम अंसारी मुकीम है, फ्रॉम गुजरात। मैं सीनियर जूनियर दोनों गेम अटेंड किया है। मेरा सीनियर में भी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, चैम्पियन, सीनियर में भी चैम्पियन, इंक्लाइन में प्रेस में जूनियर में चैम्पियन, सीनियर में गोल्ड मेडल और ऑल कंपटीशन में सबसे हैवी लिफ्ट मेरी 290 kg सबसे हैवी लिफ्ट मेरी थी और मेरा फर्स्ट टाइम चैम्पियन आया है और उसमें भी पहली बार 3 बार एक साथ आ गया। वो आगे क्या करने वाले हो, आगे और क्या कहाँ तक जाने वाले? मेरा 1.5 महीने के बाद में इंटरनेशनल है थाईलैंड, तो उसका सोचा है पर अभी तैयारी चालू है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे बेस्ट देना था, दे नहीं पाया। 300 kg तो 290 kg हुआ है। ये संस्था से कितना कैसा अरेंजमेंट था, क्या था? नहीं, सब बहुत बढ़िया रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं रही, सब बहुत बढ़िया रहा। बारे में थोड़ा डिटेल दिया है। मेरा नाम बाबुल विकास पैतरनबीस, जनरल सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन एंड ऑल्सो वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हमारे महाराष्ट्र स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा सेकेंड वेस्टर्न इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टूर्नामेंट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ MLA हॉस्टल पे। यहाँ पे हमारे 300 से ऊपर मैन वुमेन खिलाड़ी मौजूद थे। आज ये लोग सब खिलाड़ी को रहने का, खाने का लिए 3 दिन के लिए महाराष्ट्र स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तरफ से जो बंदोबस्त किया है ये बहुत अच्छे किया है। खिलाड़ी लोग भी बहुत खुश हैं और हमारे फेडरेशन के जितना मेंबर यहाँ पे आया है सब लोग खुश है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ
ऑर्गेनाइजर को भी बधाई देना चाहता हूँ, खिलाड़ी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट सभी को सहायता से संपन्न हुआ है। और भी एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारे अगले में वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप होने जा रहा है थाईलैंड पे 16 से 19 जुलाई पटाया में। इंडिया से जो खिलाड़ी वहाँ पे जाएंगे उनको भी मेरा फेडरेशन तरफ से बधाई हूँ। और यहाँ से बहुत खिलाड़ी है वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का जाने का टिकट कंफर्म किया गया। मेरा नाम अमोल देवाजी वाल्के है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं एक दिव्यांग हूँ। आमदार निवास सिविल लाइन्स यहाँ पर सेकंड वेस्टर्न इंडिया स्टेट लिफ्टिंग एंड इनकाइन बेंच प्रेस कंपटीशन ये आयोजित किए थे और इसके जो आयोजित है महाराष्ट्र स्टेट लिफ्टिंग एसोसिएशन इनके द्वारा ये आयोजित किया था और श्रीकांत जी वरनकर प्रमोद जी मालवांड्रे इनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से प्लेयर आए हुए हैं जिसमें गुजरात, यूपी, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हर जगह से प्लेयर आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं। और इस तरह के गेम्स से जो है प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलता है और हमारे जैसे दिव्यांग प्लेयर जो है इनको सामने आने का प्रोत्साहन मिलता है। आज मुझे आप सभी के आशीर्वाद से हमारे कोच मेरे जो मुझे गाइड करते हैं श्रीकांत जी, डॉक्टर श्रीकांत जी वरनकर जो हमारे साथ में यहाँ पर है, आनंद जी डाबरे, इनके आशीर्वाद से इनके सहयोग से ये ब्रॉन्ज मेडल मुझे लगा हुआ है और मैं पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ बीइंग दिव्यांग व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति के नाते कि इस तरह के गेम्स आप हमेशा आयोजित करते रहे। इस गेम्स में खासियत ये रही है कि इस गेम्स में हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें 50 वेट कैटेगरी से लेकर 60, 70, 80 काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पे आयोजित किया था। मैं चाहता हूँ कि इसकी और भी जानकारी जो है हमारे साथ डॉक्टर श्रीकांत जी वरनकर है जो वरिष्ठ है, आप सर शेयर। और अब अगली खबर, विजय वट्टेटीवार का सरकार पर तीखा हमला। ये सरकार आम आदमी की नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेटीवार ने एक लोकल ट्रेन दुर्घटना में 6 लोगों की मौत पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आम आदमी की नहीं बल्कि अमीरों की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। वट्टेटीवार ने कहा वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जबकि लोकल ट्रेनों जैसी जन सामान्य की जीवन रेखा की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार केवल कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों के लिए योजनाएं ला रही है लेकिन गरीब जनता और दैनंदिन यात्रियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। वंदे भारत चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। आज की दुर्घटना में 6 जाने जा चुकी है। ये बेहद दुखद है और सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। वट्टेटीवार ने कहा उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट सकता है। वट्टेटीवार की ये प्रतिक्रिया आम जनता की नाराजगी को भी स्वर देती है जो रोजाना लोकल ट्रेनों पर निर्भर है और लगातार खस्ताहाल सुविधाओं का सामना कर रहे हैं। नाही, खरं म्हणजे सामान्य माणसाची काळजी घेणारं सरकारच अस्तित्वात आहे असं मला वाटतं। कारण आम्ही आता रेल्वेच्या बोगीमध्ये आपण पाहिलंय की पूर्वी एक बोगी ही जनरल बोगी असायची आणि म्हणजे एसीची असायची, आता सर्व एसी मध्ये जायला लागले। आपण पाहिलं की आता नवीन कुठली ती रेल आपली वंदे भारत, यामध्ये कोणासाठी किती लोक जातात, यावर करोडो रुपये का खर्च केले जातात वंदे भारतच्या नावाखाली, आणि नवीन नवीन ट्रेन सुरू झालेत। म्हणजे मुठभर श्रीमंत लोकांसाठी ही सुविधा आणि गरीब माणसांसाठी मात्र दुर्लक्ष, आणि त्यामुळेच असे अपघात होत आहेत। आणि यामध्ये दरवर्षी शेकडो लोकांना, हजारो लोकांना आपला जीव गमवावा लागतोय। सरकारने गांभीर्याने बघितलं पाहिजे की गरीब हा सुद्धा माणूस आहे, मोठा श्रीमंत माणूस आहे तोही माणूस आहे, पण गरीब माणूस आहे, गरीबाची सुरक्षा कोण करणार? आज झालेली हे जे काही 6 लोकांचा जीव गेलाय हे सामान्य कुटुंब गरीब लोकांचा जीव गेलेला आहे। कुठल्याही सुविधा नाहीत, तिथे सुरक्षेच्या सुविधा नाहीत, आणि म्हणून सरकारने मला वाटतं वंदे भारत करा, देश प्रगतीपथाकडे दाखवण्याचा तुमचा प्रयत्न आहे तो चालू ठेवा, पण सामान्य माणसाची काळजी घ्या आणि या कुटुंबाला भरीव मदत करा अशी आमची मागणी आहे। और अब अगली खबर,
कपिल नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आधे मर्डर का मामला सामने आया है। जांच में जुटी हुई पुलिस है। नागपुर के कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक हाफ मर्डर की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले का मामला दर्ज कर लिया। कपिल नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह हमला आपसी रंजिश का हो सकता है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस वारदात के बाद क्षेत्र में डर और तनाव का माहौल है और नागरिकों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। भाग गए ना वो तो मोबिलपुरा के रहने वाले हैं। हाँ कल कपिल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रात को करीबन 9-10 बजे के करीबन यहाँ की जो जख्मी भूषण चौधरी और उनका दोस्त है अयाज शेख, ये अपनी मोपेड गाड़ी से कोराडी से निकले थे। कोराडी निकलते आते समय कोराडी से वो उनकी जो रिलेटिव है उनसे मिलने के लिए कपिल नगर आ रहे थे। तो कोराडी नाका पे वहाँ से पीछे से एक मोपेड गाड़ी ने इनकी मोपेड गाड़ी को ठोस मारी। उनकी वजह से वहाँ पे उनकी बाचा बची हुई, वो खुन्नस लेके उनके पीछा किए इन्होंने। और जब ये जो जख्मी और ये उसका दोस्त अयाज शेख ये कपिल नगर पे पहुँचे चौक पे, तो वहाँ पे उन्होंने रोके और वहाँ पे उनके बाचाबाची हो गई, मारामारी हुई। इसमें वहाँ के एक आरोपी ने चाकू से इसके जो भूषण चौधरी के ऊपर हमला किया है। इसके पेट पे 2-3 चाकू मारे हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ है। जख्मी को मेयो हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उसका ट्रीटमेंट चालू है। और यहाँ जो मारामारी करने वाले 5 से 6 लोग हैं, उनके ऊपर धाराएँ 109 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत गुना दाखिल किया है। और ये जो मारने वाले हैं उनके ऊपर कड़े से कड़े कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। हमारे डीसीपी जोन 5 के निकेतन कदम और एसीपी बंडीवर साहब इनके निगरानी में ये तपास चालू आहे। काल पोलीस स्टेशन कपिलनगर अंतर्गत रात्री 9-10च्या दरम्यान एक याच्यातले जे फिर्यादी आणि जखमी फिर्यादी अयाज शेख आणि त्यांचे मित्र भूषण चौधरी हे कोराडी येथून त्यांची आत्या आहे ते कपिलनगर रात्रीला भेटण्यासाठी त्यांचं मोपेड गाडीनं कोराडीवरून निघाले। कोराडी नाक्याजवळ त्या ठिकाणी एका ठिकाणी त्या याच्यातून पाठीमागून परत एक मोपेड गाडीने त्या गाडीला डॅश दिली। त्या मागून डॅश दिल्यामुळे त्या दुगात बाचाबाच झाली, शिवीगाळ झाली। त्यानंतर ते समोर निघून आल्यानंतर कपिलनगर जो आहे कपिलनगरचं चौक त्या बुधवार बाजार चौक जो आहे त्या ठिकाणी यातील फिर्यादी आणि जखमी जात असताना हे जे मोपेड गाडीवाले पाठीमागे जे लागलेले आहेत त्यांनी त्यांचा पाठलाग केला आणि त्या ठिकाणी त्यांना अडवलं आणि त्याबरोबरच परत त्यांच्या मित्रांना त्यांनी पण बोलवलं, कारण आले आणि त्या ठिकाणी त्यांची मारामारी झाली। त्या तिथला जो भूषण चौधरी आहे याला
याच्यातील जे जो गैरहजरदार आहे त्यांनी त्याच्यावर चाकूने वार केलेला आहे. पोटावर उजव्या साईडला त्यांना 2-3 ठिकाणी त्याला वार करून त्याला जखमी केलेला आहे. त्याच्यात जवळपास 4 ते 5 लोक दिसत आहेत याच्यावर प्रथमदर्शनी. आणि यातील जो जखमी आहे भूषण नरेश चौधरी याला मेयो हॉस्पिटलला भरती केलेला आहे. त्याच्यावर उपचार चालू आहे. आणि ती जी काही घटना घडलेली आहे त्या घटनेसंबंधी कपिलनगर पोलीस स्टेशनला एक अटेम्प्ट टू मर्डर या सदराखाली 109 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. याच्यातले जे काही मारणारे आरोपी आहेत त्याच्यावर शोध मोहीम चालू आहे CCTV फुटेज करून. आणि आमची झोन 5चे DCP निकेतन कदम यांच्या मार्गदर्शन आणि DCP बंडीवर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही तपास करत आहोत. लगेच हा गुन्हा उघडकीस आणून याच्यातल्या आरोपींना अटक करण्यात येणार आहे. तर त्याला जी काही जीवे मारण्याचा प्रयत्न चाकूने हल्ला केला म्हणून आपण त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न जेव्हा सदराखाली 109, 189, 191, 190, 126(2), 115(2) BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे. याच्यात 6 आरोपी दाखवलेले आहे. त्यांचा शोध सुरू आहे. और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही. अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. तो तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV. नमस्कार. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच